गुड इवनिंग सर। बेटा पिछले क्लास में क्या कर लिया था बच्चा? आयनाइजेशन एंथैल्पी आईपी वगैरह हुआ था सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई थी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शुरू किया था या मतलब सर वो हो गया है सर। हाँ सर शुरू कर दिया। अंतिम क्या कर लिया था? एक दो लाइन कोई बोलो। सर यही ऑक्सीडेशन स्टेट का सर जो है ये डायग्राम उसी को हाँ यही कंपेयर कर रहे थे। अच्छा कि कौन किसका शुरू वाले जो है उनका ज्यादा स्टेबल है और बाद वालों में यस सर यूजुअली लोअर ज्यादा स्टेबल है। यस इसका मतलब है इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। अच्छा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका मतलब हम लोग को नीचे भी पढ़ना है, पढ़ के कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं यहाँ से। ठीक है चलिए चलते हैं। सर काफी कुछ बताया था वैसे आपने इसमें भी। हाँ शायद एनसीईआरटी के पॉइंट्स की रीडिंग नहीं हुई थी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ढेर सारे पॉइंट्स मिलेंगे। यस सर। तो आइए उनको हम लोग इसकी पहले रीडिंग लगा लेते हैं, फिर अभी आइडिया लग जाएगा क्या बोला था क्या नहीं बताया था। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ रहा हूँ। वन ऑफ द नोटेबल फीचर of a transition element is that greater variation in their oxidation state, greater variety of oxidation state। क्यों? इनमें ऑक्सीडेशन वेरिएशन ज्यादा क्यों होता है? presence of transition metals oxidation होता है सर। भाई हो रहे हो क्या? अरे बस हेलो सर। हाँ ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन वेरिएशन क्यों शो करते हैं? बच्चा लोगों को आवाज आ रही है? yes sir तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर का इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों शो करते हैं? ड्यू टू लेसर एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू लेसर एनर्जी डिफरेंस between ns and n-1 d सबसेल। अगर आपसे बोला जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं, तो उसका रीजन है कि इनके ns और n-1 d में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन, दोनों सब सेल के इलेक्ट्रॉन इक्वली बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे चेंज इन या वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। ठीक आगे, द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर्स इन द नियर द मिड ऑफ द सीरीज। मैग्नीज के लिए देखिए उन्होंने लिखा है क्या कि अगर हम मैग्नीज की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +7। मैग्नीज +2 से लेकर +7 के बीच में सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड, stream from either too few electrons to lose or share scandium titanium are too many d electrons, hence fewer orbitals available in which to share the electrons with others। अरे नाटक, इसमें ऊपर टेबल में देखो यार, यहां से पहले देखिए जो लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है इस टेबल से उसको पहले जस्टिफाई कीजिए। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें या पहलू की बात करें बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो नियरली मिड में जब आप आते हो तब आपको ऐसा दिख रहा है। शुरू वाले भी
उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन नहीं शो करते, और लास्ट वाले में +3 कोबाल्ट को छोड़ दो तो बाकी कोई +3 भी नहीं शो कर रहा है। आयरन कोबाल्ट को छोड़ दो बाकी कोई +3 भी स्टेबल नहीं शो कर रहा है, शो तो कर रहा है। तो जनरल स्टेटमेंट हो गया कि शुरू वाले जो 5 मेंबर हैं इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में, और लास्ट वाले जो मेंबर्स हैं इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में। और यहाँ इन्होंने कुछ रीजन दे रखा है कि कौन सा अवेलेबल होता है, नहीं अवेलेबल होता है दुनिया भर का। आगे, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी correspond in the value of the sum of the s and d electrons up to मैग्नीज तक। जैसे देखो TiO2 में 4 मिल गया, VO2 प्लस में, ये देखना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था बच्चे ने। जैसे TiO2 में 4 है, VO2 प्लस में 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrO4-2 में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और MnO4- में 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Followed by a rather abrupt decrease in stability of the higher oxidation state, so that the typical species to follow are आयरन 2-3 शो करता है, कोबाल्ट 2-3 शो करता है, निकेल 2, कॉपर 1-2 और जिंक सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। The variability of oxidation state, a characteristic of transition elements, arises out of incompletely filled d orbitals, incomplete filling of d orbitals in such a way that their oxidation state differs from each other by unity। तो ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच 2 यूनिट का अंतर होता है, और जब d ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनके सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच 1 यूनिट का अंतर होता है। फिर वहां एक पॉइंट शायद हम लोगों ने और नोट कर लिया था कि जब p ब्लॉक पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता जाता है, और जब d ब्लॉक में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है, अनलाइक p ब्लॉक। ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने वहां मेंशन किया था। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकम्प्लीटली फिलिंग ऑफ d orbitals in such a way that their oxidation state differ from each other by unity। जैसे देखो वेनेडियम के लिए 2 है, वेनेडियम के लिए 3 है, वेनेडियम के लिए 4 है, वेनेडियम के लिए 5 है, सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं कि जो सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है वो कितने का है, 1 यूनिट का। This is in contrast with the variability of oxidation state of non-transition elements, where the oxidation state normally differs by a unit of 2। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि वहां जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट में सक्सेसिव में 2 यूनिट का अंतर होता है, जबकि यहाँ सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली 1 यूनिट का अंतर होता है। वहां 2 यूनिट का अंतर क्यों हो रहा था? इनर पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही कारण होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोलो भाई, वहां 2 यूनिट का अंतर क्यों हो रहा था? सर एक्साइट करने पर जब इलेक्ट्रॉन मतलब जाएगा तो फिर 2 एम्पेयर हो जाएंगे ना। हाँ, हम लोग क्या बोल रहे थे कि ऐसा होने के पीछे वहां रीजन क्या था? तो रीजन यह था बेटा कि हम लोग कहते हैं ना कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। तो जब वहां कभी अनपेयरिंग आप करवा रहे थे तो होता क्या था कि एक बार में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जा रहे थे, तो इसलिए 2 बॉन्ड बन रहा था। प्राय ऐसा हो रहा था कि 2 बॉन्ड। यहां होता क्या है, चूंकि n-1 d के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और ns के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो n-1 d में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड होंगे, जरूरी थोड़ी ना है। और यहाँ
मान लो पेयर्ड भी होते हैं, और 2 केस अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो क्रोमियम और कॉपर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए 1 यूनिट का अंतर हो जाता है, क्योंकि 2 सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो अनपेयरिंग के कारण यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि हो सकता है NS का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो और हो सकता है NS का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकता है NS के इलेक्ट्रॉन्स भी हम अनपेयर करवाएं तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाएं और उसके बाद D के भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कुछ होंगे ही होंगे। तो ये सब मिल करके एक नेट रिजल्ट हम लोग को क्या मिल रहा था कि 1 यूनिट का अंतर मिलता है। An interesting feature in the variability of oxidation state of the D block elements is noticed among the groups, जैसे group 4 में group 4 to group 10. Although in the P block the lower oxidation state are favored by the heavier members due to the inert pair effect, the opposite, ये सारी बातें हम लोग नोट कर चुके हैं पहले ही कॉपी में। Inert pair effect, the opposite is true for the D block element. For example, in group 6, अगर ग्रुप 6 की बात कर रहे हैं तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि मोलिब्डेनम का +6 है, एंड इन ग्रुप 6 मोलिब्डेनम का ये 6 एंड टंगस्टन का 6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम का 6 और क्रोमियम के 6 से। यानी अगर हम इसी ग्रुप में बात करें क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो ये बोल रहे हैं कि क्रोमियम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोलिब्डेनम का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट और टंगस्टन का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आगे एक्सप्लेन करना है कि मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन द क्रोमियम 6, यानी इन दोनों के +6 की स्टेबिलिटी क्रोमियम से ज्यादा है। इसका मतलब हुआ ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम higher oxidation state become more and more stable, unlike P block elements. Thus, chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is a strong oxidizing agent, whereas molybdenum MO3 and WO3 are not. तो यहां से एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया कि अगर उसी ग्रुप में ग्रुप 6 में कंपेयर करना हो तो क्रोमियम +6 में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऐसा नहीं करते। क्यों? ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। एक जनरलाइजेशन इन्होंने दे रखा है। आगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग पहले से जानते हैं कि जब नॉन क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं तो लो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, जैसे निकल कार्बोनिल्स। तो ये आगे बता भी रहे हैं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज द लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। जैसे इन्होंने सारे कार्बोनिल्स यहाँ ले रखे हैं, ये क्या करें ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसी लिगेंड को जिसमें पाई एक्सेप्टर होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, इसी को हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में क्या नाम दिया था? नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या पाई एसिड। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, तो जब ट्रांजिशन मेटल्स नॉन क्लासिकल लिगेंड्स स्पेशली CO के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? 0। अब पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ही पढ़ेंगे। खैर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ही है सब, लेकिन एक बार पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 8.3.7 पे आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उठाएंगे हम लोग। चलिए 8.3.7 पे आ गए। टेबल 8.5 कहाँ भाई? ये नीचे वाली टेबल 8.5 shows the stable halides of the 3D series of transition metals. The highest oxidation number is achieved in TiX4 tetrahalide, VF5 and CrF6। यहां से देख लीजिए, टाइटेनियम की बात कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हेलाइड्स के साथ मिल रहा है वो मिल रहा है TiX4, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वेनेडियम में VF5 और क्रोमियम में CrF6। The highest oxidation number are achieved in TiX4 tetrahalide,
VFI and CrF6. The +7 state for Mn is not represented in simple halides. अगर Mn की बात कर रहे हैं तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसके सिंपल हेलाइड्स में तो संभव नहीं है ना, सिंपल हेलाइड, बट MnO3F is known. आगे, and beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3 and CO. और अगर हम Mn के आगे चले जाएं तो कोई मेटल ट्राईहेलाइड तक नहीं बनाता है, दो को छोड़कर, FeX3 एंड COF3, इसको छोड़ करके कोई ट्राईहेलाइड का फॉर्मेशन भी नहीं करता है। तो जरा देखिए, टाइटेनियम वाले ग्रुप में मैक्सिमम जो मिल सकता है TiS4 ग्रुप नंबर के बराबर है, वेनेडियम में भी मैक्सिमम ग्रुप नंबर के बराबर मिल सकता है, खास करके VF4 है। क्रोमियम के भी केस में केवल CrF6 है, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नहीं है। और टाइटेनियम का सारा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सारे टेट्रा मिल जा रहे हैं, वेनेडियम में सिर्फ फ्लोराइड मिल रहा है, क्रोमियम में सिर्फ फ्लोराइड मिल रहा है, और Mn में सिंपल हेलाइड्स +7 में मिलते ही नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स हेलाइड्स की बात करें तो जैसे MnO3F इज नो, और Mn के आगे जाने के बाद फिर कोई ट्राई बनाता भी नहीं, एक सिर्फ आयरन है जो ट्राई हेलाइड में कुछ बना सकता है, जैसे FeX3 इन्होंने बोल दिया, X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और कोबाल्ट की बात करें तो सिर्फ ट्राई फ्लोराइड बनाता है, इसके अलावा इसके कुछ मिलते हैं, स्टेबल नहीं मिलते हैं। आगे, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, यहां से देखो फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, the ability of fluorine to stabilize these highest oxidation state is due to either higher the lattice energy, as in case of this, or higher the bond enthalpy term for the higher covalent compound, जैसे यहाँ। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, अभी हम लोग साइड में नोट कर लेंगे, अभी तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। Although vanadium +5 is represented only by VF5 और दूसरा नहीं, the other halides however undergo hydrolysis to give the, इसके अलावा यानी VF5 के अलावा अगर halides हैं, the other halides however undergo hydrolysis to give the oxo halides, जैसे VOX3, another feature नहीं, however undergoes hydrolysis to give the oxo halides। अच्छा, another feature of fluorides is their instability in the lower oxidation state। जैसे VX2 की बात करें तो VX2 में आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो मिलता है, लेकिन VX2 में फ्लोरीन नहीं आपको मिलता, फ्लोराइड नहीं मिलता। फीचर ऑफ फ्लोराइड इज देयर इनस्टेबिलिटी टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे पॉइंट के रूप में याद करने पड़ेंगे यार। चलो यहाँ, and the same applies to CuX, मतलब इसका भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। आगे कर रहे हैं, on the other hand all the Cu plus second halides are known, all the cupric halides are known except iodide, यानी CuF2 मिल जाएगा, CuCl2 मिल जाएगा, CuBr2 मिल जाएगा, लेकिन CuI2 नहीं मिलता है। इन दिस केस होता क्या है कि कॉपर सेकेंड ऑक्सीडाइजेज I-2I2, और इन्होंने यहाँ एक रिएक्शन दे रखी है कि अगर हम क्यूप्रिक आयोडाइड ले रहे हैं तो क्यूप्रिक आयोडाइड में कॉपर +2 क्या करेगा, I- का कर देता है ऑक्सीडेशन और बदल जाता है Q+ में। तो कॉपर के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे के सारे हैलाइड्स पॉसिबल हैं एक्सेप्ट CuI2, क्यूप्रिक आयोडाइड। और क्यूप्रिक आयोडाइड में क्या होता है, कॉपर +2 आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है। नीचे, however many copper first compound are unstable in aqueous solution and undergo disproportionation। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, many copper second compounds, हेलाइड की बात नहीं कर रहे हैं, many copper second compounds एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होते हैं और इनका क्या हो जाता है, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कॉपर प्लस एक्वस मीडियम में हमने ले लिया जिसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन। आगे, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 एक्वस रेदर देन कॉपर +1 इज ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +2 आयन
than copper plus, which is more than the compensate for the second ionization enthalpy of copper. इसका मतलब इस लाइन से इन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कॉपर +2 एक्वस है तो इसकी स्टेबिलिटी कॉपर प्लस एक्वस से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इसका रीजन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि कॉपर +2 एक्वस के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है यह ज्यादा हो जाती है कॉपर के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कॉपर प्लस को हम कॉपर प्लस प्लस में ले गए, यहां हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी थी, इसे हमने क्या बोल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। लेकिन जब हम कॉपर प्लस को एक्वस मीडियम में लेते हैं तो यहां जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, और यहां जब हम एक्वस मीडियम में लेते हैं तो एक चीज तो हमको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि कॉपर प्लस की तुलना में कॉपर प्लस प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि कॉपर प्लस से कॉपर प्लस प्लस में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में, उससे ज्यादा एनर्जी निकल जाती है, कंपेयर कर रहे हैं कि कॉपर प्लस प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी में। इसका मतलब इससे एक रिलेशन अगर हम डिराइव करना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा कि कॉपर प्लस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी माइनस कॉपर प्लस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। तो ये पॉइंट यहां इन्होंने दे रखा है, कॉपर प्लस प्लस मोर स्टेबल हो जाता है क्योंकि कॉपर के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उसके कॉपर प्लस प्लस के हाइड्रेशन एनर्जी से कम होती है या काउंटर कर दी जाती है, कंपनसेट कर दी जाती है। अब यहाँ फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द ऑक्साइड्स। The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained in scandium 2O3 say 7-2O7. Beyond the group 7, no higher oxides of iron above Fe2O3 are known. यानी अगर हम Mn के आगे जाएं तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर होता है सिर्फ Mn तक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स कंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम से लेकर के Mn तक। ये नीचे देखो स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3 है, टाइटेनियम में देख लो TiO भी मिल रहा है, TiO2 भी मिल रहा है और Ti2O3 भी मिल रहा है, वेनेडियम में भी 5 तक चला गया, क्रोमियम में 6 तक चला गया, Mn में 7 तक चला गया इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। यानी इन रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं तो Mn तक ऑक्सीडेशन नंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के साथ ग्रुप नंबर के बराबर होता है। और जब इसके आगे जाते हैं तो सिर्फ एक बार है कि आप आयरन की बात करते हो जहां +3 होता है, इसके अलावा कोई ग्रुप नंबर के बराबर का ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करता है। तो ये लिख रहे हैं with the group number and is attained in scandium ऑक्साइड से लेके Mn तक, beyond group 7 के beyond no higher oxides of iron above इतना are known, although ferrates ये देखो are formed in alkaline medium but they readily decomposes। एक पॉइंट बेटा ये दिमाग में रखना, बनता है कुछ फेरेट वाली बात, although ferrates VeO4-2 are formed in alkaline medium but they readily decomposes to this and this. Beside the oxides, oxoanions stabilizes वेनेडियम में देखो 5 as VO2+, वेनेडियम में 4 as VO+2 एंड टाइटेनियम में 4 as TiO+2 ऑक्सोएनायन में। beside the oxides oxoanion stabilizes this। ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करने के साथ साथ कॉपी में पॉइंट वाइज नोट करना है, उनको पढ़ डालना है।
द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ये रीजन इन्होंने दिया है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, दिस इज द हाईएस्ट Mn। जैसे Mn की बात करो तो फ्लोरीन के साथ MnF4 है, whereas द हाईएस्ट ऑक्सीजन के साथ बात कर रहे हो तो कितना है। अब कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आगे बोल रहे हैं द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल्स एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी। जो ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन के तुलना में ज्यादा स्टेबलाइज कर दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एबिलिटी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की एबिलिटी। इन द कोवेलेंट ऑक्साइड्स Mn2O7 ईच Mn इज टेट्राहेड्रल, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे ही, MnO ब्रिज से जुड़ा होता है। द टेट्राहेड्रल MnO4 आर नोन, आयंस आर नोन फॉर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनके लिए टेट्राहेड्रल MnO4 माइनस यहाँ लगा हुआ है। चलो भैया, इसके बाद ऑक्साइड्स में केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स इसमें कॉपर रिलेटिव मोर नहीं है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स इसके बाद नहीं है। चलो भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट खोलिए, उसमें सारी कहानी छापी है कॉपी पे। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, Mn+4, Mn का तो +6 भी शायद मिला था ना, नहीं मिला था, अरे यार कहाँ गया, नहीं Mn+4 ही हाईएस्ट था, ठीक है। चलो भैया, कॉपी में क्या नोट कर लिया, अब इसके बाद ये सारी कहानी इसमें नोट करना पड़ेगा। कॉपी का एक दो पॉइंट जरा नीचे से पढ़ दो, क्या क्या लिख लिया है। बोले भाई। Sir, the highest oxidation state of first 5 members are more stable. यहाँ तक लिखा था। क्या था बेटा, क्या बोल रहे हो? सर, कॉपी में आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था, इन जनरल द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट 5 members are more stable and the remaining members of lower oxidation state become stable. यहाँ तक हो गया था। अच्छा, नहीं ये सब अभी जो लोग हैं, हमको लग रहा है सब होली के मतलब सन्नाटे में है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो खैर, सर उतना ही हुआ था जितना बोल रहे हैं। अब इन पॉइंट को, ये सारे पॉइंट जो हैं, ये एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ के ना काम चल पाएगा। इनसे कम से कम दो जगह, एक तो इतने एक्सेप्शन है ना, इतने हौच पौच हैं, एनसीईआरटी बार बार पढ़ोगे, 2 लाइन आगे पीछे पढ़ोगे और कंफ्यूजन होता जाएगा। इन पॉइंट्स को निकाल करके बाहर आपको सिस्टमेटिकली ऑक्सीडेशन स्टेट जहां आपने नहीं डाला वहां नोट करना पड़ेगा। यस सर, कंसाइज फॉर्म में लिखवा दीजिए कैसे, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ेगा। सर ऑक्सीडेशन नंबर सबकी याद करनी पड़ेगी क्या सर, कौन से एलिमेंट ऑक्साइड में? ये स्टेटमेंट्स याद करने, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं याद करना है। अच्छा ठीक है सर। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म नहीं हुआ है, अभी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ोगे वहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगा। नहीं सर, टेबल में दिया हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट के रूप में सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी। ठीक है? यस सर।
चलिए कोई बात नहीं, जो भी नोट कर लिया छोड़ो यार, जहां तक नोट कर लिया ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ऊपर लिखा ही लिखा है ना, कोई बात नहीं, जितना नोट कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो इसी के नीचे डाल दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट या पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी, पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी डाल दो, उसी के नीचे एक एक पॉइंट चलो नोट करते चलते हैं। तो आप डाल दीजिए पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी, नोट कर लिया नहीं कर लिया पता नहीं, मतलब अब तो हम लोग जितना अभी हम लोग देख रहे हैं उसको नोट ही करते चलें, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आज हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक ही सबसे ज्यादा पंगा है, बस उसके बाद इस चैप्टर में सारे पंगे नहीं है, सारे पंगे खत्म। सर ये जो पेज है इसी का नोट सर कराना है। एमएन को +2 में ज्यादा स्टेबल होगा या 7 में? हाँ बेटा, एमएन +2 में ज्यादा स्टेबल होगा या 7 में? एमएन अभी जब मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तो हाँ सर, वो स्पेशल इन्होंने कंडीशन दे दिया है कि +7 तक जाएगा, वहां जब हम आपसे बात करेंगे तो सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करेंगे, +2 और +3। क्यों? अभी आप शुरुआत में अपनी नोट्स देखिए, शायद मैंने आपको लिखवाया होगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 एक्सेप्ट स्कैंडियम वेयर इट इज +3। कोई लाइन लिखी है इसकी? यस सर। यस सर। तो अब जब Mn का आप कंपेयर करोगे तो +7 +2 कंपेयर नहीं होगा, कंपेयर होगा +2 +3। ये किस बिहाफ पे होगा? जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे तो बताएंगे अभी कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या पूछा जाता है। यस सर। सिर्फ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके ऊपर नीचे से कंपेयर करेंगे बस। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी डाल दीजिए और एक एक पॉइंट्स यहां से जहां से कुछ पूछा जा सकता है, हो सकता है, उसे हम लोग नोट करते चलते हैं। हो गया भाई? यस सर। यस सर। चलिए पहला पॉइंट यहां से आपको नोट करना है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी में पॉइंट नंबर 1 है ये, यहां से आपको नोट करना है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करेस्पॉन्ड्स इन वैल्यू टू द सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैग्नीज। ये स्टेटमेंट पहले आप नोट करेंगे, उसके नीचे ये जो इन्होंने दिया है एग्जांपल्स नोट करेंगे, ये एग्जांपल्स। कॉपी में ये बात हम लोग कर चुके हैं, याद करो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोगों ने कॉपी में नोट किया है N-1 D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज यहाँ को आप समझ, ऑलरेडी कॉपी में लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में हम लोग लिख ले रहे हैं कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रीजनेबल स्टेबिलिटी करेस्पॉन्ड इन वैल्यू टू द सम ऑफ द S and D इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैग्नीज। अब इन्होंने सीधे बोल दिया है D के सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले रहे हैं और हम लोगों ने क्या बोला है अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीज तक जब आप जाते हो तो D5 भी मिलता है, D में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती ही नहीं, तो जिसे हम लोगों ने बोला था N-1 D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की ये लाइन उसी के इक्विवेलेंट हो गई, क्योंकि मैग्नीज तक D में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती ही नहीं है। तो जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था N-1 D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस NS के इलेक्ट्रॉन, एनसीईआरटी ने इस लाइन में यही बात बोल ली है। और एग्जांपल्स नोट कर लीजिए जो इन्होंने दे रखा है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज का। देखिए ये पॉइंट हम लोग पहले नोट कर चुके हैं, इसे मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आपको नोट करवाने जा रहा हूं कि यहाँ सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 यूनिट का अंतर होता है, ये बात होती है अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये नोट है ना कहीं? यस सर, करवाया था। चलिए तो फिर ये पॉइंट यहाँ फिलहाल इसे नहीं नोट करना है। ये देखिए शायद ये पॉइंट भी आपका नोट है, ऑलरेडी कॉपी में नोट है कि although in the p block the lower oxidation state are favored by the heavier member due to the inert pair effect, अपोजिट होता है यहाँ हायर ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट लिखा है कहीं कि ट्रांजिशन मेटल के केस में नीचे की तरफ जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल। यस सर, लिखा है ना? यस सर। तो अब बस तो नीचे एनसीईआरटी के पॉइंट में आपको ये लाइन नोट करनी है
और ये लाइन जो आप नोट करेंगे ऊपर, जहां जो भी पॉइंट हो, जिस भी पॉइंट पे ये वाली बात आपने नोट किया है, उसी के एग्जाम्पल के रूप में ये लाइन आप नीचे नोट करिए एनसीईआरटी पॉइंट। जहां आपने ऊपर नोट किया कि आई एम गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर एंड मोर स्टेबल, उसी का एग्जाम्पल है ये पॉइंट। इसको आपने एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट में बस एग्जाम्पल फॉर द पॉइंट नंबर दिस करके नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया भाई? यस सर। चलिए अगला जरा देखिए, क्या ऊपर जो लाइनें आपने लिखा है उसमें क्या आपने ये लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट विद नॉन क्लासिकल लिगेंड्स? हाँ सर लिखा है। पॉइंट लिखा है ना? तो फिर इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होते हैं आप जानते हैं। जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं उन सब में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या लेते हैं? 0। तो फिर ये पॉइंट ऑलरेडी आपके पास नोट है, इसको नहीं नोट करना है। अब यहाँ आइए, यहां से जो पॉइंट आपको एनसीईआरटी पॉइंट के रूप में नोट करना है, ये देखिए अगला पॉइंट जो भी है वो इस वाले लाइन को नोट कीजिए पहले, कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर, 2 पॉइंट हो गए, हायर द लैटिस एनर्जी जैसा कि कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड की बात कर रहे हैं, या हायर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी टर्म फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड सच एज VF5 एंड CrF6। सर ये टेबल भी याद करना पड़ेगा सर? ये नहीं हो गया? यस सर। हो गया भैया? यस सर। चलिए इसके नीचे अगले स्टेटमेंट पे हम लोग आएंगे, और अगले स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हम लोग अपनी तरफ से नोट कर रहे हैं इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। इनमें क्या जस्टिफाई हम लोग को करना है, जरा फिर से एक बार इस लाइन को चाहिए तो आप पढ़ के देख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द आइदर हायर लैटिस एनर्जी as in the case of this, or higher bond dissociation terms for the higher covalent compound such as this. आगे कह रहे हैं although vanadium 5 is represented only VIF5, the other halides however undergo hydrolysis to give the oxo halides, जैसे ये। Another feature of the fluorides is their instability in the lower oxidation state. इस पॉइंट को हम लोग को समराइज करके नोट करना है। तो जहां भी ये पॉइंट आपने नोट किया है उसी के नीचे अगला पॉइंट लीजिए, इनिशियल मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स।
initial members of transition metals up to chromium initial members of transition metals up to chromium shows oxidation state equal to group number in their fluorides. Shows oxidation state equal to group number in their fluorides. Sir, equal to? Group number. Okay. स्कैंडियम के बारे में कोई बात कर नहीं रहे हैं। वैसे स्कैंडियम का भी +3 ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से बोलना। नहीं, लास्ट वाली। हाँ बेटा, लास्ट वाली लाइन फिर से बोलना सर। इक्वल टू ग्रुप नंबर, आगे क्या है सर? इन देयर फ्लोराइड्स। इन देयर फ्लोराइड्स। यस सर। comma fluorides of lower oxidation state are unstable. Fluorides of lower oxidation state are unstable. Lower oxidation state are unstable. हो गया? यस सर। यस सर। अगला पॉइंट, VF5 is relatively stable than other halides. VF5 vanadium pentafluoride is relatively stable than other halides. VF5 is relatively stable than other halides. Comma, other halides get easily hydrolyzed and other halides get easily hydrolyzed. जैसे हमारे पास VX5 है, जब इसकी बात करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको दे रहा है VOX3 और साथ मिल जाएगा ट्वाइस HX। हो गया भाई? सर एक्स हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा ना सर? फ्लोरीन के अलावा पूरी लाइन पढ़ के देखिए। यस सर, वो लाख में होता है। पूरी लाइन पढ़ के देखिए तो आपको समझ आएगा कि एक्स हमारा क्या फ्लोरीन के अलावा है। यस। फ्लोरीन ब्रोमीन हो रहा है। फ्लोरीन वाला आयनिक होगा इस वजह से? हाँ बेटा। सर फ्लोरीन वाला आयनिक हो जाएगा क्या? कह सकते हो रिलेटिवली आयनिक हो जाएगा इनके तुलना में। 100% आयनिक हो जाएगा ऐसा नहीं है, रिलेटिवली आयनिक हो जाएगा इनके तुलना में। और आयनिक और कोवेलेंट की बात करोगे तो ऊपर एनसीईआरटी ने
लिख रखा और आप जानते भी हो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी कंपाउंड बनता है तो कैसा होता है, कोवैलेंट। हाँ, लेकिन फ्लोराइड को अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से तुलना करोगे तो इनके तुलना में आयनिक होगा। यस। जरा ये बताइए, हमारे पास VF2 है और हमारे पास VCl2 है, कौन ज्यादा स्टेबल है? VF2। Cl2। VF2 सर। कौन ज्यादा स्टेबल है? यस सर। VF जरा ये वाली लाइन पढ़ो। अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन है? फ्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड या क्लोराइड सर। सर क्लोराइड। फ्लोराइड। अभी तो लिख के आ रहे हो ऊपर यार यही बात। यस सर। यस। तो सर कंपैरिजन कहाँ कर रहा है इसमें? ये केवल बता रहा है केवल स्टेटमेंट ये अनदर फ्लोराइड ऑफ। एक्स है और एक्स में यहाँ कहीं फ्लोरीन है। नहीं सर, कह रहा है कि VF2 बनेगा, स्टेबल नहीं होगा, और VCl2 Br2 I2 होगा। स्पेशली ये वाली लाइन किसके लिए लिखी हो? बोला कि जैसे VX2 है, बना तो है लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं है। अगर VX2 मिल रहा तो कौन मिल रहा? सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड मिल रहा, फ्लोराइड नहीं मिल रहा। क्या सर, फिर से बताना सर। क्या बताए फिर से बताओ। अरे सर नेट प्रॉब्लम हो रही है सर बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो हमें लाइन फिर से मिटा के इतना फिर से हम लोगों ने लाइन कर देखो। आल्दो वेरेडियम प्लस 5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई VF5, यानी जब हम वेरेडियम के पेंटाफ्लोराइड की बात करेंगे तो जैसे VF5 है और हमसे पूछा जाए भाई VCl5, बताओ जाके VIF5। फिर से इस लाइन को पढ़ना। Although vanadium plus 5 is represented only by VF5, the other halides, यानी other halides का मतलब हुआ VX5. The other halides however undergo hydrolysis to give the oxohalide ion. ये लाइन यहाँ लोगों ने लिख रखी है। आगे another feature of fluoride, fluoride का another feature बता रहे हैं क्या है कि is there instability in the lower oxidation state. VF5 तो स्टेबल है, लेकिन अगर हम VF2 की बात करते हैं तो लोअर फ्लोराइड्स जो हो जाते हैं, हेलाइड्स नहीं फ्लोराइड्स, वो हो जाते हैं अनस्टेबल। जैसे VX2 की अगर बात करें तो VX2 में VCl2, VBr2 और VI2 तो पाया जाता है, लेकिन VF2 नहीं पाया जाता है, यानी फ्लोराइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। अदर हेलाइड्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। यस सर। चले आगे। Yes sir। यहाँ फिर चलिए अगला पॉइंट लिखे यहां से कि ऑल कॉपर सेकेंड हेलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। कि पूरा आपको इतना नोट करना है और उसके नीचे ये इक्वेशन नोट करनी है। हो गया भाई? Yes sir।
अब इसके नीचे वाला पॉइंट बेटा स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइजेशन है ये। तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है कि जनरली मेनी कॉपर या यूजुअली मेनी कॉपर फर्स्ट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अगला पॉइंट ये नोट कीजिए और ये क्वेश्चन नोट कीजिए। हो गया? सर अगला पॉइंट आपको सिर्फ नोट करना, मतलब एनसीईआरटी का ही है लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा है। सर हाँ बेटा, सर इसमें जो आयोडीन वाला है, इसमें इसका मतलब कि हम लोग का +2 वाला ज्यादा, +1 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक्वस नहीं दिया है बेटा, और एयर में बात करोगे तो +1 इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू +2। कॉपर +1 इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू कॉपर +2 कहाँ? एयर में। यस सर। क्यों? यहाँ मिलेगा D10, यहाँ क्या मिलेगा? D9। तो मतलब एयर की बात कर रहा है सर, ये पानी की बात नहीं कर रहा है इसमें। कहाँ लिखा? देखो कहीं पानी लिखा ही नहीं है। लिखा तो नहीं है सर कुछ भी। तब अभी जब पानी आएगा तो देखो आगे पानी लिख दिया है, देखो जब पानी की बात लेकिन सर जब कुछ नहीं दिया होता तो वाटर बनते हैं ना सर। हाँ तो लेकिन अब यहाँ नहीं, यहाँ इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है। जनरल स्टेटमेंट है कि कुछ ना दिया हो, खास करके कब? जब आपसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर पूछा जाए। यस सर। और कुछ ना दिया हो तो हम पानी मान के चलते हैं। यस सर। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है एयर एक्वस की बात नहीं हो रही है। यस सर। चलिए अगला स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ये नोट करना, लेकिन इनकी तरह ये बहुत लंबा चौड़ा, हम लोग अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेते हैं। तो अगला स्टेटमेंट लिखिए कि कॉपर प्लस एक्वस इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस एक्वस। Copper plus is more stable than copper plus aqueous region में, because copper +2 aqueous है, हाइड्रेशन एनर्जी compensates second ionization energy of copper, क्योंकि कॉपर प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। यस सर। चलिए आगे। ये यहां तक हम नोट कर लिया। अब आगे अगले पॉइंट पे आइए। जरा देखो इस पॉइंट को देख लो।
The ability of oxygen to stabilize the highest oxidation state is demonstrated in the oxides. The highest oxidation number in the oxides coincides with the group number and is attained from here to there, मतलब स्कैंडियम से लेकर के Mn तक. Beyond group 7, no higher oxides of iron above this are known. यद्यपि आयरन फेरेट आयन मिलता है एल्कलाइन मीडियम में, लेकिन वो क्या है, रेडिली डिकम्पोज कर जाता है, स्टेबल नहीं. ठीक, तो इस पॉइंट को हम लोग को नोट करना है. चलिए कॉपी में आइए, अगला पॉइंट. अच्छा, इसी में एक पॉइंट और शामिल कर ले रहे हैं, साथ ही साथ लिख ले रहे हैं. जरा देखिए इस अगले वाले पॉइंट को देख लीजिए. द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड टू मेटल एक्सप्लेन इट्स सुपीरियरिटी. किसके ऊपर? फ्लोरीन के ऊपर. यानी अगर बोला जाए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब दो चीजें हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन. तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा या ऑक्सीजन करेगा? तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन करेगा. ठीक, क्यों करेगा? एबिलिटी टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. फ्लोरीन क्यों करता है? जितने आयनिक हैलाइड्स बनते हैं उनमें लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जितने कोवेलेंट हैलाइड्स बनते हैं उनमें बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है. ठीक, तो अगला अब जो पॉइंट लिखेंगे बेटा, वो एक पॉइंट है जो यहां से यहां तक समराइज कर रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को, और एग्जाम्पल फिर एनसीईआरटी से नोट कर लेंगे. तो चलिए, जो भी अगला पॉइंट है आपका लिखिए. ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोरीन. ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट than fluorine due to multiple bond formation ability. Due to multiple bond formation ability. Due to multiple bond formation ability. हो गया? यस सर. इसी पॉइंट का सप्लीमेंट्री पॉइंट है नीचे, अब ABC करके नोट कर लेंगे. जो पॉइंट आपने ऊपर लिखा है लिखे, ट्रांजिशन मेटल्स अप टू मैग्नीज, transition metals up to manganese transition metals up to manganese shows higher oxidation state equal to group number in their oxides. Shows higher oxidation state equal to group number in its oxides. Equal to group number in its oxides. In its Yes, sir. oxide. ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल नहीं लिख रहा है, ये पता है. स्कैंडियम से बात करें, ऐसी स्कैंडियम 2O3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +3, और कहां तक चले गए हैं, 7 तक, Mn2O7 तक, मैग्नीज तक, +7 तक. तो जो शुरू वाले मेंबर्स हैं ये अपने ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप के बराबर शो करते हैं, जबकि Mn की बात करो, जो Mn हाईएस्ट शो कर रहा था वो क्या शो कर रहा था, MnF4, यानी फ्लोरीन के साथ सिर्फ 4 तक ही बना रहा था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कहां तक बना रहा है, 7 तक बना रहा है.
ऊपर लाइन लिख चुके हो कि ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज मोर, मतलब ऑक्सीजन स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यस सर। चलिए अगला पॉइंट है एनसीईआरटी से, इसी का मतलब पॉइंट अलग नहीं है, अगले लाइन से लिखना है। ये पॉइंट आपने ए वाला पूरा कर लिया, इसी में अगले लाइन से लिखना है यहां से, नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव दिस आर नोन ऑल्दो फेरेट आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम बट दे रेडियली डिकम्पोजेज दिस। ये पूरा पॉइंट नो से लेकर के यहां तक अगले लाइन से लिखना है, पॉइंट ए ही है, बस अगले लाइन से शुरू करना है। अब कोई एक लोग जो साफ साफ ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, वो मुझे उसकी फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना जरा। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, आकाश एलन पाताल जहां से भी मिले, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो जहां से मिलते हैं उन्हें प्लीज सॉल्व कीजिए। यस सर। यस सर। क्योंकि अगर मैं सोचूं मैं ही सब तलाश लूंगा बेटा तो इतने क्वेश्चंस, इतना समय ही नहीं होगा कि मैं इन सारे क्वेश्चन को तलाश के सॉल्व करूं गाइडों से। एक्चुअली हम लोग के पास जो क्वेश्चन बैंक बनता है ना, वो आप ही लोग से बनता है। यस सर। सर वो वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो लास्ट वाली लाइन से है ना हुआ। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब इसका इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होकर बेटा मैं इतना डीप बता रहा हूँ। पिछले साल इसके पहले इतना डीप नहीं नोट करवाया था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, या मुझे आप भेज देना, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं उसकी वो पढ़ने के बाद अगर कुछ और पॉइंट्स बनेंगे तो मैं उसकी एक पीडीएफ बनवा दूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन। क्योंकि पूरे डी ब्लॉक में जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं वो यही चीज है जो नहीं पढ़ाते हैं। कहीं आप देख लो, आपके जहां आप हो वहां, और कानपुर में तो मालूम मैं देख ही रहा हूँ टीचर्स डी ब्लॉक में क्या करता है, कोई नहीं पढ़ाता है। सब इतनी एक्सेप्शंस हैं, पक जाएगा टीचर। वो सोचता है काहे पंगा मोल ले यार, किराने चलो। तो मैं उसका सब पीडीएफ बनवा लूंगा, और पीडीएफ बनाने के बाद ये होगा ना कि अपने पास ये मैटर हो जाएगा प्रिंटेड की, कभी किसी इमरजेंसी में बच्चे को आपने दे दिया, रिवाइज कर ले। हाँ बेटा, सर क्वेश्चंस फॉर्म में बनवा दीजिए। पहले मैटर नहीं, क्वेश्चन देखो, एक होता है कि हाँ क्वेश्चन फॉर्म में, तो एक्चुअली क्वेश्चन फॉर्म में मुझे नहीं बनवाना पड़ेगा, ढेर सारे वो आप ना करना, क्योंकि वो आपके लिए बेकार के क्वेश्चंस होंगे। आप नेट से डाउनलोड करके ना करना, क्योंकि उसमें फिर वाहियात टाइप के बहुत क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं नेट से डाउनलोड कर लूंगा तो ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो एनसीईआरटी से बनाए हुए हैं, नेट पे हैं। तो उनमें से जो काम के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं फिल्टर कर लूंगा। लेकिन अभी तो 10-15 दिन बेटा सांस लेने का मौका नहीं, हर जगह कोर्स समाप्त करवाने के चक्कर में सर पड़े हैं। अब सोचो आज छुट्टी है, फिर भी ऑनलाइन उन की क्लास लगी पड़ी है, तो इसलिए अभी तो नहीं मौका मिलेगा क्वेश्चन। ऑफलाइन में छुट्टी है, ऑफलाइन में छुट्टी है सर। वहाँ पे ज्यादा छुट्टी हो गई लग रहा है। नहीं, एक दिन ज्यादा हो गई है। अच्छा, एक दिन। सर ऑफलाइन में कोर्स खत्म हो गया ना? किसने कहा है? अभी वहां पी ब्लॉक शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ जैसे मेरा खत्म हो गया है, करीब करीब समाप्त है, तो वैसे उनके यहाँ फिजिकल और ऑर्गेनिक करीब करीब समाप्त है। मतलब दोनों लोग एक ही साथ समाप्त हो रहे हो 10 अप्रैल के आसपास। इधर तो पूरी ऑर्गेनिक पड़ी है सर अभी। इधर ऑर्गेनिक इधर काम हो ही ज्यादा अभी। तो अल्कोहल चल रहा है। अरे यार, पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हो। मुझे लगता है कि अगर आप एल्केन एल्काइन पढ़ चुके हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कुछ एक पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई एक पढ़ चुके हो, तो नया क्या मिलता है ये बताओ ना। 100 रिएक्शन पढ़ोगे, 5-7-10 छोड़ दो, इसकी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है। सर
सर लेकिन अमरीश सर से एक प्रॉब्लम आती है, वो काफी सारी चीजें आईआईटी लेवल की बताने लगते हैं। यस सर, सर इतना ज्यादा बताते इतना हैं। नहीं पूछा जाता है, जो बेसिक चीजें पूछी जाती हैं वो उस वे में नहीं बताते हैं। इस समय नहीं बता रहे हैं। इस समय इसलिए नहीं बता रहे हैं कि टाइम लिमिट दे दी गई ना। देखो होता क्या है कि जब टीचर के पास अनलिमिटेड टाइम होता है तो वो ये बताने के लिए कि हम विद्वान हैं, वो काफी कुछ करता है। और अब लिमिट दे दिया गया है कि आपको जैसे एल्डिहाइड कीटोन ये बताना है तो इसके लिए 3 लेक्चर है। अब तुम पीएचडी करवाओ 3 लेक्चर में, तो अब नहीं कर रहे हैं यस सर। क्योंकि टाइम बाउंड हो चुका है। और पहले था, मुझे पता है कि आइसोमेरियम उन्होंने 6 लेक्चर में पढ़ाया है। पूछा जाता है 2-4 सर एल्केन्स वगैरह में भी उन्होंने बहुत ज्यादा बताया था। हाँ बेटा, तो सर ने उनसे बात की थी, इधर सर से उनकी मीटिंग हुई है, तो अब लेक्चर बाउंड हो गया। मेरे पास अब नोट है कि किस चैप्टर को कितने लेक्चर में समाप्त करना है, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अब अपने आप टू द पॉइंट हो जाएंगे। वो तो किसी भी टीचर के लिए है, बात उनकी नहीं है। जैसे मुझे बोल दिया जाए डीए ब्लॉक 15 लेक्चर में पढ़ाना है, तो बेटा अभी मैं और पीएचडी कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के निकल रहा हूँ, या जहां कुछ बताने जैसा उतने कर रहा हूँ। और अच्छा, डीए ब्लॉक अगर पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कार्बन में कोई नहीं पढ़ा था, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि यार बिल्कुल कुछ भी, एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। चलो खैर, हाँ तो क्या लिख लिया भाई? अच्छा, ये वाला पॉइंट कर दिया। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबव दिस आर नोन, ऑल्दो फेरेट are formed in alkaline medium but they readily decomposes to this and this। ठीक, अच्छा इसके बाद जो ए पॉइंट आपने बनाया था, बी पॉइंट बनाइए। बस इसमें 2 पॉइंट और नोट करने, तीसरा कोई पॉइंट नहीं नोट करना इस पूरे हेडिंग में। और उस बी पॉइंट में देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहीं स्टेबलाइज हो रहा है तो फ्लोरीन के केस में था। फिर हम लोगों ने बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं स्टेबलाइज हो रहा है तो ऑक्सीजन के केस में हो रहा है। यही तो 2 अभी बात करके हम लोग आए हैं। देखो, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन में। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड बने जहां फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीहेलाइड। तो अगर फ्लोरीन अपने आप में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा था थ्रू द फैक्टर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ऑक्सीजन कर रहा था थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी। तो जब ऑक्सी हेलाइड्स की बात करोगे तो इसमें तो दोनों एबिलिटी होंगे, लैटिस एनर्जी की बात कर लेंगे और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। और देखो, इसी पॉइंट को अगले में एक और क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां स्टेबलाइज हो सकता है? तो इसके फ्लोराइड्स में स्टेबलाइज हो सकता है, इसके ऑक्साइड में स्टेबलाइज हो सकता है, और इसके आगे देखो ये वाला पॉइंट, बिसाइड द ऑक्साइड ऑक्सोकेटायंस स्टेबलाइजेस। ऑक्साइड के अलावा ऑक्सोकेटायंस स्टेबलाइजेस द 4। और ये स्पेशली लिखना कौन सी मिल रही है, कौन नहीं बन रही है? ये ऑक्साइड्स हो गए इनके, फ्लोराइड्स इनके हो गए, और अब ऑक्सोकेटायंस, एनायंस नहीं है, केटायंस। जैसे सल्फेट की बात करते हो, सल्फर का क्या है? ऑक्सोकेटायन। नाइट्रेट, फास्फेट, लाइक दैट ऑक्सोकेटायन। हो गया भाई? यस सर। चलिए, ये नीचे वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लिख चुके हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स देन द फ्लोरीन। दस द हाईएस्ट Mn की अगर फ्लोराइड की बात करें तो हाईएस्ट मिलता है MnF4, जबकि ऑक्साइड की बात करें तो बस 7 तक चला जाता है। ठीक, अब सिर्फ एक पॉइंट और नीचे नोट करना है आपको, द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन कौन से लोग बनाते हैं? तो देखो द टेट्राहेड्रल, और इसमें इन्होंने क्या बोला है? MO4 और -N। ये आपको अपनी सुविधा अनुसार लगा लेना, बैलेंस को ध्यान में रख के। द टेट्राहेड्रल
MnO4 माइनस N आर नोन किसके किसके लिए, वेनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए, मैग्नीज, देखो मैग्नीज 5 के लिए, मैग्नीज 6 के लिए और मैग्नीज 7 के लिए। सर ये दिखाते हैं ना केवल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ। मतलब अगर क्रोमियम का बात करें तो सर क्रोमियम के रूप में केवल टंगस्टन दिखागा, नहीं दिखागा सर ये? नहीं केवल क्रोमियम बस? नहीं, अब टंगस्टन अगर दिखाएगा भी तो एक्सेप्शनल, उनकी केमिस्ट्री चूंकि अपने कोर्स में तो है नहीं, और टंगस्टन का +7 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन टंगस्टन यही बनाएगा या कुछ और बनाएगा, ऊपर देखो लिख के आ चुके हो, वो ऑक्सो केटायन नहीं बल्कि ऑक्साइड बना रहा था। ऊपर भी कहीं मिला तो था हम लोग को। यस सर। देखो यहीं कहीं मिला तो था यार, ये कहाँ गया यार? हम लोगों ने लिखा तो था अभी कहीं ना कि जहां ये पॉइंट आया था नीचे की तरफ जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सीधे स्टेटमेंट दे दिया था एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, जबकि देखो ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सो केटायन की बात नहीं कर रहे हैं। यस सर। और ऐसे भी उनकी केमिस्ट्री अपने कोर्स में है नहीं, तो हो सकता है बनाता ही हो, क्या पता। यस सर। तो टेट्राहेड्रल जिनके लिए बनेगा ये मिलेगा, ये जनरल फार्मूला है। एन क्या ध्यान आपको रखना है, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर इनका दिया ही है, एन की वैल्यू आप निकाल ले लोगे। जेनेडियम पर अगर 5 लगाना है तो देखो, और ये टेट्राहेड्रल स्पीशीज ये ऑक्सो एनायन है, केटायन नहीं है। ऊपर जो आपने लिखा था अभी बात करके आ रहे हो वो ऑक्सो केटायंस थे, और ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सी एनायंस हैं। चलिए इस टेबल से जरा देख करके कुछ मिक्स ऑक्साइड है उनके फार्मूले आप नोट कर लो कहीं कॉपी में। कितने मिक्स ऑक्साइड जानते हो? तो यहां से देखो, एक Mn3O4 मिक्स ऑक्साइड है, इसको आप Fe3O4 फेरोसोफेरिक ऑक्साइड पहले से आप जानते हो। कोबाल्ट भी एक मिक्स ऑक्साइड बना रहा है। ये इसके अलावा जो मिक्स ऑक्साइड आप ऑलरेडी जानते हो, Pb3O4 एक मिक्स ऑक्साइड आप जानते हो। और एसिडिक की बात करें तो एसिडिक में ढेर सारे मिक्स ऑक्साइड होते हैं, जैसे NO2 मिक्स ऑक्साइड है, जैसे ClO2 मिक्स ऑक्साइड है, ये सब एसिडिक वाले हैं। तो इनकी कोई मतलब ही नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं, अभी हम यहीं की बात कर रहे हैं इसे। ठीक है, चले भाई आगे। यस सर। यस सर। चलिए जरा इस वाले को एग्जांपल को आप देखिए। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज? सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? This is due to the increasing stability of the lower species to which they are reduced. क्या समझ में आ रहा सॉल्यूशन से? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? लेफ्ट टू राइट घटेगी स्टेबिलिटी क्या हायर ऑक्सीडेशन की? अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बस अपने एनसीईआरटी पे इस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अभी इसका आंसर मिलेगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया इसे कुछ पढ़ना नहीं है।
जो लिख दिए हैं इसका क्या मतलब है यार? क्योंकि अगर इनके सोल्यूशन को हम अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन को, अगर इनके सोल्यूशन के थ्रू सोचे तो हम लोग को लगेगा हम सब बकवास पढ़ के आ रहे हैं ऊपर यार। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अभी मिल जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टेबिलिटी का फाइनल मतलब जो एंड आएगा वो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई, देखिए करें हाउ डू यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकेंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसको तो हाउ वुड क्या हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी ने जो लॉजिक दिया है उस लॉजिक से इसको हम कुछ न कर पाएंगे। चलो इसके सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे यार। यहाँ आगे वाले टॉपिक में दिया है ना इसके बारे में सर? किसके कहाँ दिया है सर 8.5 सर इसी पैरा में कुछ दिया है सर इसके बारे में? कहाँ दिया है बताओ सर ई नॉट वैल्यू के आगे का सर कुछ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड करके सर। ऊपर ही सर यही द ई नॉट वैल्यूज करके जो लिखा हुआ है इस एग्जांपल के नीचे वाला पैरा जो खोला था आपने अभी उसमें, इसी में सर, इसी में अच्छा सर 3.8 में 3.8 में सर। उससे इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे। अभी हम आ रहे हैं, वहां भी हम लोग पहुंच रहे हैं, उससे इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन इंटेक्स वाला हम लोग को देखना है, बल्कि डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन जो बीच बीच में एनसीईआरटी ने दिया है उस सबको हम लोग देखेंगे। यस सर। अगर एनसीईआरटी से मिला तब तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। चलिए, केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तो पहले तो ऊपर ही होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुरुआत, रिएक्टिविटी तो बाद में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां से 8.3.5 में, हाँ यही होगा +2 से, हाँ ठीक है। चलिए भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे पढ़ लो, इसमें से 1-2 पॉइंट्स काम के मिलेंगे, बाकी बकवास है, बाकी तो हम लोग को अपनी तरफ से ही करना पड़ेगा। तो बस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है कुछ काम का पॉइंट मिल जाए। द टेबल 8.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of the solid metal atom into the M+ ion in solution and their standard electrode potential से related बातें दी गई हैं। The observed value of the E0 and those calculated using the data this, यहाँ नीचे सब कंपेयर कर रहे हैं, डेटा उटर बात कर रहे हैं। The unique behavior of copper having the positive, कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव आ रही है, आगे बोल रहे हैं कि अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। नहीं, क्यों नहीं, अभी ये बता रहे हैं चूंकि इनके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसीलिए यह डायल्यूट एसिड्स या हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। Only oxidizing acids, nitric acid and hot and concentrated sulfuric acid react with copper. The acid being reduced, उनका क्या, उन एसिड्स का क्या हो जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, अब इसका रीजन क्या है, पॉजिटिव क्यों आता है डेटा, तो कह रहे हैं द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म copper solid to copper plus to aqueous is not balanced by its hydration enthalpy। तो एक पॉइंट यहां से नोट करना होगा क्या, कि the E0 value for the copper is positive, it is due to, ऐसे स्टेटमेंट एक नोट हम लोग करेंगे कि the E0 value for copper +2 से copper is positive, it is due to
ड्यू टू और एनसीईआरटी की ये लाइन। तो जहां आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग डाला है वहां पहले पॉइंट एक नोट कीजिए। यार मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन पूछे, लेकिन देखें समय कितना, ना फिर ये पूरा नहीं। मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा होता है, 22 मिनट 28 मिनट बाकी है, तो पूछ लेते हैं यार। चलो नोट करो फिर देखते हैं। हो गया भैया? यस सर। अरे यार बोल गए तो वेट कर रहे हैं आप लोग का। जरा जो ग्रीन वाली लाइन है इसको पढ़िए। ये बता रहे हैं कापर के लिए इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है +2 से 0, ये पॉजिटिव होता है। यस सर। रीजन दे रहे हैं कि हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कापर सॉलिड से लेके कापर +2 एक्वस इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। अभी पढ़ के आए हो कि एक्वस मीडियम में कापर +2 एक्वस इज मोर स्टेबल देन कापर प्लस एक्वस, और वहां रीजन दिया था कि उसकी कापर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी इसके सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है। यस सर। क्या मतलब है दोनों? सर ये सॉलिड से +2 में जा रहा है, हाँ तो इसमें एटमाइजेशन की एनर्जी भी आ जाएगी। हाँ, हीट एटमाइजेशन भी शामिल होगा। सही बात है। एक्चुअली बेटा दोनों में बेसिक अंतर है। जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो अभी जब हम आपको जस्ट इसके बाद बताएंगे, उसे हाइड्रोजन फैमिली में मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो आप कापर के एक पीस से शुरुआत कर रहे हो और आपको कापर प्लस एक्वस तक जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां आपको पहली एंथैल्पी लगी थी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन एंडोथर्मिक। दूसरी एनर्जी लगी थी आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एंडोथर्मिक थी। तीसरी एनर्जी लगी थी आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड एंडोथर्मिक थी। और चौथी एनर्जी है क्या? कापर ++2 का हाइड्रेशन एनर्जी। अब जब ये लाइन ये लिख रहे हैं तो इनका मतलब क्या है कि ये पहली एनर्जी यानी डेल्टा H एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ग्रेटर देन कापर ++ की हाइड्रेशन एनर्जी। इस लाइन में ये बोल रहे हैं। और ये जो आपने स्टेबिलिटी की बात किया है, यहां देखो हम लोगों ने क्या बोला था, क्या कि कापर ++ की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है कापर के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से। सेकेंड का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ इससे ज्यादा बोला है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसको कैंसिल कर देती है, डोमिनेट कर देती है। लेकिन जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हो, सिर्फ ये एनर्जी नहीं है, 3 एनर्जी है। और अब इन तीनों एनर्जी का जब हम सम लेते हैं तो ये ज्यादा हो जाती है कापर के हाइड्रेशन एनर्जी से। जबकि स्टेबिलिटी जब हम लोगों ने कंपेयर किया था तो हम लोगों ने वहां 2 को कंपेयर किया था, कापर प्लस और कापर ++ में एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इन कंपेरिजन टू दिस बात कर रहे थे। तब हम लोगों ने यहाँ लॉजिक दिया था कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो हमें लगता है जो एनर्जी हम देते हैं
यहाँ निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी इसको काउंटर कर देती है, इसलिए मोर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए एक्वस मीडियम में इसके तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो सिर्फ एक एनर्जी को कंपेयर किया था, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर प्लस प्लस से, बस। और यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इन तीनों का सम, और फिर एक एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं कॉपर प्लस प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी से। तो नो डाउट ज्यादा होगा, यहाँ से ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक एनर्जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से हाइड्रेशन एनर्जी को हम कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड और सब्लिमेशन तीनों के सम से कंपेयर कर रहे हैं। ये अंतर था दोनों में। चलिए, तो कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्या है, अच्छा लैपटॉप एक मिनट चलेगा, इसका ऑन कर दिया चार्जर, लाइट ब्लिंक कम हो गई। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट। तो ये बात यहाँ की, ये तो चलो ठीक है, अभी देख लेंगे हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेम, ये सारी बातें अभी आपको मिलेंगी। अच्छा, क्वेश्चन जितने होंगे डी ब्लॉक वाले, एग्जाम्पल वाले सारे करेंगे हम लोग। वाई इज क्रोमियम प्लस 2 रिड्यूसिंग, अच्छा ये तो जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, अभी जब इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, ये भी, ये सारे क्वेश्चन बीच वाले हम लोग को करने ही करने हैं, सब बाद में कराएंगे। हाँ, अभी तो पढ़ा कहाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ तो लेने दो, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता देना, एक बार आप पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, जब डिस्कस करना होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हो सकता है ये सारा बात आपको आंसर उस समय मिल ही जाए। यस सर। चलिए, अब यहाँ इन्होंने वैल्यूज दे रखी हैं, ये इन्होंने भी ये जो लिख रखा है इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ये तो अलग से बताना पड़ेगा, इससे काम चलेगा। एंड एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से है, +3 से +2 की वैल्यूज है, सोज इन द वेरिंग ट्रेन। The low value of scandium refers to stability of ethyl ion, which has the noble gas configuration. The highest value for zinc is due to the removal of an electron from the ethyl. अच्छा, तो इसका मतलब इनसे काम नहीं चलेगा, इसका मतलब हम लोग पहले पढ़ लें उसके बाद पढ़ें। चलो भैया, तो अब अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी पे पहले जरा 2 डेटा नोट कीजिए, और फिर हम लोग एनसीईआरटी, पहले अपना डेटा समझ बूझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि अगर यहाँ मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी एनर्जी पे डिपेंड करेगा? 3। मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 एनर्जी पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी एनर्जी है तीनों? सब्लिमेशन, Heat of atomization, ionization energy and hydration energy. एक होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या सब्लिमेशन, दूसरा होता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब वो चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस nth कुछ भी हो सकता है, एंड लास्ट वन होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन 3 एनर्जीज का एल्जेब्रिक सम ये डिसाइड करेगा इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होना चाहिए। इन तीनों में भी देखा जाए तो पहली वाली वैल्यू एंडोथर्मिक है, दूसरी में चाहे आयनाइजेशन फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो, सारी की सारी एंडोथर्मिक है, और तीसरी इकलौती वैल्यू है जो एक्सोथर्मिक है। यही रीजन है कि इनमें एंडोथर्मिक वैल्यूज कितनी हो जा रही हैं, देखो 2, और एक्सोथर्मिक कितनी हो रही है 1। और जब इसको नॉन मेटल से कंपेयर करते हो तो देखो ना, इसलिए आप बोलते हो क्लियर कट हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे यूजुअली नॉन मेटल है या नोबल मेटल्स है। तो आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये वेरिएशन क्यों आता है कि हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स चले जाते हैं, हाइड्रोजन के नीचे नॉन मेटल्स चले जाते हैं? वो आप इन एनर्जी से एक आइडिया लगा सकते हो कि किसको ऊपर और किसको नीचे होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर ये सारी चीजें हम नॉन मेटल के लिए देखते तो नॉन मेटल के लिए एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती भाई? Bond dissociation energy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy. एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, फिर क्या था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर क्या था हाइड्रेशन एनर्जी। यहां जब कंपेयर करोगे तो इकलौती वैल्यू ये पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों वैल्यू कैसी हैं? नेगेटिव।
और अगर ये दोनों वैल्यू निगेटिव तो जरा देखो, जब इसको मेटल से कंपेयर करोगे तो मच मोर नेगेटिव होगा इन कंपेरिजन टू मेटल, और मेटल से इसकी तुलना में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसीलिए क्लियर कट आपको मिलता है हाइड्रोजन के ऊपर 1 हो जाते हैं, हाइड्रोजन नीचे 1 हो जाते हैं। मेटल्स के केस में 2 पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ 1 नेगेटिव है, इनके केस में 2 नेगेटिव वैल्यू सिर्फ 1 पॉजिटिव है, और इनका एल्जेब्रिक सम फाइनली आपको डिसाइड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या और कितना होना चाहिए। हाँ, साइन की कोई बात नहीं है, साइन तो ये होता है कि भाई एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव ले लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी एल्जेब्रिक सम से डिसाइड होती है। तो चलो बेटा, अब अपने कॉपी पे आइए आप। और पहला पॉइंट डालिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन, तीनों एनर्जी नोट कर लीजिए। और अब मैं एनसीईआरटी से डेटा नोट कर रहा हूं, आपको वो डेटा नोट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की टेबल खोल लीजिए। पहला डेटा है आपका M+2 से M, एलिमेंट है कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एनसीईआरटी ने इस कैडमियम के लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। टाइटेनियम के लिए है 1.63, वेनेडियम के लिए है 1.18, क्रोमियम के लिए है 0.90, मैग्नीज के लिए है 1.18, आयरन के लिए है 0.44, कोबाल्ट के लिए है 0.28, निकेल के लिए है 0.25, कॉपर के लिए है 0.34 और जिंक के लिए है 0.7। ये सारी वैल्यू निगेटिव है। कॉपर को छोड़कर पॉजिटिव वैल्यू। एक बार क्वेश्चन सीधे पूछा गया, ये वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होती है। अगला आपको दिया गया है +3 से +2। यहाँ फिर इन्होंने इस कैडमियम के लिए कोई डेटा नहीं दिया है। टाइटेनियम के लिए है 0.37, वेनेडियम के लिए है 0.26, क्रोमियम के लिए है 0.41, मैग्नीज के लिए है 1.57, आयरन के लिए है 0.77 और कोबाल्ट के लिए है 1.90। यहाँ शुरू में जो 3 वैल्यूज हैं ये नेगेटिव है और लास्ट की 3 वैल्यूज पॉजिटिव।
सर कुछ इसका वो याद करने के लिए है कि याद करना पड़ेगा वैल्यूज? अरे आप नोट कर लो, क्वेश्चन मेरा याद किया हो जाए। अब इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे ना एनसीईआरटी, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं कहीं दे रही है ना कि इसका ज्यादा इसका कम है, लॉजिक भी दे रही है, तो पहले हम देख तो लें कि ज्यादा कम है कि नहीं है, कैसे है। अब इसके नीचे आपको डालना है, अरे यार कट गया, देखो कर कुछ रहे हैं, कर कुछ रहा है, और कर क्या रहा, अरे भाई ये लो, यही दिक्कत होती है यार, चलते 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 कुछ न कुछ लास्ट कर ही देता है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अभी हम नोट कर लेंगे। यहां डाल दीजिए important points and application। important points and application। डेटा स्कैंडियम के लिए तो कुछ था ही नहीं, बाकी कुछ मिटा, अच्छा इधर मिट गया है, ये +3 से +2 के लिए था, यहाँ तो कोई डेटा था ही नहीं, बाकी तो सब है ही नहीं पास। ऊपर एक मिट गया है, कौन सा? आयरन के लिए। आयरन के लिए वैल्यू -0.443 प्लस सब तो होता है ना। चलो भैया, चलिए पहला पॉइंट इतना हो गया ना सबका? यस। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, एज वी मूव फ्रॉम scandium to zinc, the value of E0 ब्रैकेट में +2 से m becomes less and less negative। with the exception of मलजन। पहले लाइन लिख दीजिए, एक बार में लाइन याद हो जाएगी, फिर जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कंपेयर करेंगे, क्यों ज्यादा हुई तो कम, और ठीक है। हो गया भाई? यस सर। अभी सब नोट कर लो, अभी जब इसका एप्लीकेशन करें तो सारी चीजें अपने आप ही करके क्लियर होती है। अब हमें, आप में से कोई हमें बता दे कि जो एक्सेप्शन आया है, ये एक्सेप्शन क्यों आया होगा? क्या इससे रिलेटेड कुछ आप पढ़ चुके हैं? एक्सेप्शन क्यों मिला? बेटा जी आप याद करो कि कहां से कहां मूव कर रहे हो। स्कैंडियम टू जिंक। मेटल +2 से है ना? यस सर। इसका मतलब यह बताओ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन कहां मिला था? मंजन। सब इसमें मिला था, मंजन में। मंजन में मिला था, और मंजन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई थी? कम हो गई थी या ज्यादा? कम हो गई थी सर।
कम हो गई थी। तो अब जरा तुम सोचो, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू निकालने के लिए तुम बोल रहे हो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, तो अगर कहीं एक्सेप्शन मिला जहां आयनाइजेशन एनर्जी Mn और जिंक की एकाएक कम हो गई, तो अगर ये एनर्जी एकाएक एंडोथर्मिक एनर्जी अगर ये एकाएक कम हो गई तो इसकी वैल्यू एकाएक बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। बोलो भैया। यस सर। अब आइए इसको हाईलाइट कर लीजिए। Mn देखो लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप Mn पे जाते हो, चूंकि अनएक्सपेक्टेड Mn की आयनाइजेशन एनर्जी का एक कम हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू होना तो चाहिए था लेस नेगेटिव, लेकिन मोर नेगेटिव हो जा रही है और Mn किसके इक्वेट हो जा रहा है? वेनेडियम। Mn यहाँ पहुंच गया और जिंक जो माइनस हुआ है, जिंक Mn की जगह आ गया। अगर जिंक को हम Mn की जगह रख दें तो जरा बताओ ये स्टेटमेंट अब बिना एक्सेप्शन के हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि एज यू गो फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक या एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। अगर Mn और जिंक को रिप्लेस कर दें, Mn को हमने कर दिया यस सर। और जिंक को हमने कर दिया Mn के जगह पे, तो बताओ ये डेटा हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट अभी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने इसका कुछ रीजन दिया है, तो बात वहां हम लोग फिलहाल कर लेंगे। और नीचे, अब जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा, इसमें एग्जैक्ट डेटा तो नहीं आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर याद करना पड़ेगा कि शुरू वाले 3 जो होती हैं वो निगेटिव वैल्यूज होती हैं और लास्ट वाली जो वैल्यूज आती है करने नहीं बंद हो जाए। पता नहीं क्या हो जाता है चलते चलते। अब देखो हम लिखेंगे मिटाएगा। सर लैपटॉप में तो नहीं प्रॉब्लम है सर? अरे यार अभी तक चलता रहता, बीच बीच में देखो कभी कभी गड़बड़ करने लगता है। लैपटॉप बेटा पुराना बेच के नया ले आए, इस गरीबी में भी एक नया लैपटॉप मुझे खरीदना पड़ा, पुराना वाला तो बिल्कुल आपको मचाएगा। अब देखो हम लिखने की कोशिश करेंगे तो मिटाने की कोशिश करेगा। अरे अच्छा बात गया कुछ आ रहा। हम लिखेंगे तो मिटाएगा, हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि ना एक डालेंगे बस पेड़ बन जाए इसका मिटाने। क्या हो गया? अरे आप लोग बिल्कुल हैंग हो गया। बिल्कुल हैंग हो गया, कुछ भी नहीं था। सर दूसरा लैपटॉप ले लीजिए अब। हाँ बेटा, हाँ सर पेंट पे पढ़ा दीजिए। रुको सर पेंट खोली। पेज क्या जब चल नहीं रहा, पहले नहीं चल रही तो कहीं नहीं चलेगी। सर एंटीवायरस डलवा लीजिए सर। बेटा एंटीवायरस इसमें पड़ा हुआ है, कोई फील या तो दोबारा इसको एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देखिए ये वाला सॉफ्टवेयर OneNote। चलो हम तुरंत लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं। कितना समय कितना हुआ नहीं पता चले फालतू समय हो गया सर। चलो जाओ, कल हम लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं। हाँ कल हम लोग मिलेंगे बेटा। कल सर एंटीवायरस नहीं कल मिलेंगे, तो ये जो लाइन आपने नोट किया ना, इस डेटा को फिर से लेकर के और इसी लाइन के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस सर। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे शांति भागने कितने
आज जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पुराना और आज वाला जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, वो आज के आज ही मुझे एक व्हाट्सएप कर देना, जिसने सर वो टाइम टेकिंग हो जा रहा है सर, पीडीएफ बनवा के दे रही है सर जो पॉइंट्स। तो खत्म हो गया आपका टाइम टेकिंग, अंतिम है जहाँ पंगा, इसके बाद कोई पंगा नहीं इस पूरे चैप्टर। इसके बाद पूरा चैप्टर स्मूथ चलेगा। जब लैंथेनाइड एक्टिनाइड आपको बताएंगे तब फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, अदरवाइज पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैंथेनाइड एक्टिनाइड बस। ठीक है सर, ये अब यही करवा दीजिए, लिखवा के ही पढ़ाइए सर। ना यही अंतिम Yes, sir. करना ही नहीं, इसके बाद तो स्मूथली चीजें पास हो जाएंगी। यस सर। इतना करने के बाद तुमको समझ लेना, कंपाउंड देख लेना 1-2 घंटे में सारे कंपाउंड से पढ़ जाएंगे एक साथ, 2 घंटा भी नहीं। हाँ, फिर लैंथेनाइड एक्टिनाइड में थोड़ी सी समय हम लोग का लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे वहीं करेंगे, डी ब्लॉक और लैंथेनाइड एक्टिनाइड एक साथ करेंगे वहीं। चलो ठीक है, ओके बस सर। हमें व्हाट्सएप कर देना, ऑक्सीडेशन नंबर में जितना लिखवाया वो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए बस। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलेंगे, इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप सूत्रा जितना व्हाट्सएप कर दे बस।